नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और आज की रात न्यूज नाइट में आपको दिखाएंगे रेल की पटरी पर इतिहास रचा जा रहा है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोलकाता से गुवाहाटी के बीच दौड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जल्द इसे हरी झंडी दिखाएंगे। भविष्य की दूसरी तस्वीर, जहां एआई से बदलेगा भारत। राष्ट्रपति ने स्किल द नेशन एआई चैलेंज का किया शुभारंभ। और बात सियासत की। सियासत में गर्मी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर रार जारी है। चुनाव आयोग का सख्त रवैया है और इस बीच बीजेपी का आरोप है कि हार देखकर बौखला गई है टीएमसी। पूरी सियासत आपको पश्चिम बंगाल की विस्तार से बताएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। और इन बड़ी खबरों के अलावा भी होगी देश दुनिया की हार लग गई है टीएमसी। मजबूत अर्थव्यवस्था के मजबूत संकेत। दिसंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन में 6.1% की वृद्धि। खजाने में आए 1.74 लाख करोड़। यूपीआई लेन देन में 29% की तेज बढ़ोतरी। और भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार में नए युग का आगाज। आज से 100% भारतीय उत्पादों पर जीरो टैरिफ। 2024-25 में भारत के निर्यात में 8% की वृद्धि। तो सबसे पहले बात वंदे भारत की, जिसके स्लीपर ट्रेन की शायद हम में से बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐसे में ऐलान भी हो गया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी। नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को यह खुशखबरी दी है। नए साल पर इसे मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, बड़ा तोहफा भी माना जा रहा है। यह ट्रेन काफी हाईटेक होगी और यात्रियों की सभी सुविधाओं का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, हर सीट पर आराम, हर मील में रफ्तार। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि भारत के बदलते आत्मविश्वास, तकनीकी क्षमता और वैश्विक मानकों को छूने की आकांक्षा का प्रतीक है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान हो गया। ये ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इस अत्याधुनिक ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफल रहा है। ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर हुआ। सफर की रवानगी ऐसी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी भरे गिलास से एक बूंद भी नहीं छलकी। शाम को अपना ऑफिस का काम, बिजनेस का काम कंप्लीट करके निकले ओरिजिन से और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं अर्ली मॉर्निंग। रफली 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर रहेगी। ये ट्रेन कुल 16 कोच की होगी। इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। यात्रियों के लिए इसमें आरामदायक और मुलायम बर्थ, जिनमें बेहतर कुशन और मुलायम गद्दे लगे हैं ताकि लंबा सफर करने में यात्रियों को थकान ना हो। कोचों के बीच ऑटोमेटिक दरवाजे और वेस्टिब्यूल, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम लगा है जिससे सफर शांत और आरामदायक रहेगा। शोर भी बहुत कम होगा। ट्रेन में मॉडर्न टॉयलेट दिया गया है जिसमें हाथ धोने के लिए नलों में सेंसर लगे हैं। बोगी पूरी तरह से नई डिजाइन पर बनी है। हर जगह सेफ्टी का विशेष ख्याल रखा गया है। मोबाइल चार्जिंग की खास व्यवस्था है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम मौजूद है। साफ सफाई के लिए डिसइंफेक्टेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लोको पायलट के लिए आधुनिक कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम वाला एडवांस ड्राइवर केबिन दिया गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का बाहरी लुक आकर्षक और एरोडायनेमिक है और इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे भी लगे हैं।
खास बात यह है कि गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में असमी भोजन, जबकि कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में बंगाली भोजन यात्रियों को मिलेगा। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। गुवाहाटी से कोलकाता तक चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का थर्ड एसी का किराया 2,300 रुपए, सेकेंड एसी 3,000 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया 3,600 रुपए होगा। अगले 6 महीने में 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें और साल के अंत तक कुल 12 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। पूर्वोदय के अवधारणा पर चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से पूर्वोत्तर के राज्यों, खासकर असम और पश्चिम बंगाल को काफी फायदा होगा। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। और अब बात भारत टैक्सी यानी भारत कैब की, किस तरह से कैब सर्विस को बेहतर बनाया जाए। नए साल के साथ ही देश में नई कैब सर्विस भारत टैक्सी की भी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार समर्थित और संचालित भारत टैक्सी से अब न सिर्फ कैब ड्राइवरों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यात्रियों को भी मजबूरी में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी नहीं झेलनी पड़ेगी। भारत टैक्सी से कैब ड्राइवर्स को पूरी तरह से मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना तो मोटा कमीशन देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कंपनियां उनके काम में दखल दे पाएंगी। भारत टैक्सी सर्विस पर हमारे संवाददाता देवांशु मल्होत्रा की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। आज से देश में टैक्सी सेवाओं के क्षेत्र में एक नया प्रयोग शुरू हो गया है। सरकार समर्थित और सहकारिता के माध्यम से भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू किया गया है। फिलहाल अभी ये देश के बड़े महानगरों में ही शुरू हुआ है। इसकी सफलता के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत टैक्सी बाकी ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं से अलग कैसे है। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता देवांशु मल्होत्रा ने भारत टैक्सी बुक करके यात्री और ड्राइवर दोनों के अनुभव जानने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल इन्होंने भारत टैक्सी के थ्रू मंडी हाउस से कनाट प्लेस जो मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, उसके लिए एक टैक्सी ये बुक कर रहे हैं। नॉन एसी कैब का किराया 90 रुपये है। हमारी टैक्सी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से हम कनाट प्लेस जाएंगे। मंडी हाउस से कनाट प्लेस तक एक छोटे से सफर के माध्यम से हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि इससे यात्री और ड्राइवर का कैसा अनुभव है। टैक्सी बुक करने के बाद चंद मिनटों में टैक्सी हमारे यात्री के पास पहुंची और फिर उनके साथ सफर की शुरुआत हुई। भास्कर, ये बताइए कि कनाट प्लेस हम जा रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं किराए में और एक्सपीरियंस में? जी बिल्कुल, बहुत सारा बदलाव मैं देख पा रहा हूँ। अभी मैं क्योंकि ऊबर भी कर रहा था और साथ में मेरे पास 2 फ़ोन भी हैं, तो दोनों फ़ोन से, मेरा मतलब मोबाइल फ़ोन से मैं रेट्स वगैरह देख रहा था, तो बहुत बड़ा वेरिएशन है। भारत टैक्सी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और देश हित को भी प्राथमिकता दे। बाकी टैक्सी सेवाओं से अलग इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं। जहां दूसरी टैक्सी सेवाओं में पीक टाइम में किराया कई गुना बढ़ जाता है, वहीं भारत टैक्सी में किराया तर्कसंगत और पहले से स्पष्ट रखने पर जोर दिया गया है। इसमें ड्राइवरों पर अत्यधिक कमीशन का बोझ नहीं है। भारत टैक्सी का डिजिटल ढांचा देश के भीतर होस्ट किया गया है, जिससे डेटा सुरक्षा और राष्ट्र हित को मजबूती मिलती है। इस मॉडल में स्थानीय टैक्सी चालकों और छोटे ऑपरेटर्स को जोड़ने की योजना है। हमें सर ना तो इसमें कोई कमीशन देना होगा, जो हमारी राइड का पैसा होगा वो सारा हमारा अकाउंट में आएगा पूरा, हमें किसी को कोई कमीशन नहीं देना है। सरकार और आम लोगों को उम्मीद है कि भारत टैक्सी देश भर में यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प बनकर उभरेगा। इससे न सिर्फ सुरक्षित और पारदर्शी यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय ड्राइवरों को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि भारत टैक्सी से परिवहन व्यवस्था में आत्मनिर्भरता आएगी। भास्कर, कैसा रहा सफर? बढ़िया था सर, बहुत ही बढ़िया। और मैं भी रिकमेंड करूंगा अपने देशवासियों को कि आप भी भारत टैक्सी का
को इंस्टॉल करके उनका मजा लें। बिल्कुल, भास्कर भी लोगों से यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भारत टैक्सी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इससे हमारे जो ड्राइवर साथी हैं उनके हाथ मजबूत कीजिए, यात्रियों को फ़ायदा कराइए और सशक्त भारत बनाइए। कैमरामैन नवीन झा के साथ देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब बात भविष्य के भारत की, बात एआई की, और बात किस तरह से भारत इसमें आगे बढ़ रहा है, युवाओं को अवसर दे रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में स्किल द नेशन एआई चैलेंज का शुभारंभ किया। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए समावेशी विकास और तकनीकी विकास की बात बार बार कही जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि हमारा युवा जब तक इसमें एक्सपर्ट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और हम लगातार इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे। देखें ये विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। साथ ही ओडिशा के राय रंगपुर स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एआई विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया आकार दे रहा है। यह हमारे सीखने, काम करने, आधुनिक सेवाओं तक पहुंचने और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के तरीकों में बदलाव ला रहा है। भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए एआई केवल एक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक विशाल अवसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकसित भारत की नींव हैं और ये पहल एआई युग में युवाओं को सशक्त बनाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान एआई के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि स्किलिंग के क्षेत्र में एआई का योगदान युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा। आने वाले दिनों में हमारी देश की नई पीढ़ी, हमारी देश की शिक्षक, ये जो वर्कफोर्स में मैंने जो अपेक्षा कहा कि विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में 75 करोड़ लोगों को ले जाना है, और 75 करोड़ लोग सिर्फ आए काम पे, ऐसा नहीं, उनको काम करना भी आना चाहिए। काम पे आए और काम करना आने चाहिए। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा जो स्किल डिपार्टमेंट की ओर से एआई फॉर ऑल। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि एआई और स्किल डेवलपमेंट विकसित भारत बनाने में प्रमुख सहयोगी हैं। इसका सभी को लाभ होगा। The idea is to move skilling from a government program to a people-led movement. नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात होगी पश्चिम बंगाल में SIR की और उससे जुड़ी हुई सियासत की। SIR को लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आने के बाद अब बयानबाजी की धार और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खोए से तीखे रिएक्शन सामने आए हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस शोर में सवाल यही है कि क्या
संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसे की परीक्षा है या फिर ये चुनावी रणनीति का नया रण है? ये सब सियासत का एक अंग है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार पूरे मनोयोग से काम कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनके सवाल अनसुने रह गए। दूसरी ओर आयोग साफ संदेश दे रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह का दबाव, धमकी या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इसी टकराव के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने बहस को नई धार दी है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि डर और हताशा ही इस विरोध की वजह है। पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाने का मतलब ही गलत मंशा को उजागर करता है। बीजेपी के कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला, तो एनडीए के दूसरे सहयोगी भी पीछे नहीं रहे। एसआईआर में लगे हुए अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम ये टीएमसी की सरकार कर रही है, अभिषेक बनर्जी की पार्टी कर रही है, और स्वयं अभिषेक बनर्जी गलत कर रहे हैं और चुनाव आयोग में जाके उल्टा सीधा बात करते हैं। जब जीतते हैं तब तो चोरी नहीं होती है, जब हार जाते हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच तृणमूल का जवाब भी उतना ही सख्त है। पार्टी का कहना है कि ये लड़ाई जीत हार की नहीं, बल्कि हर कानूनी मतदाता के अधिकारों की है। हम तो जीतने ही वाले हैं, ये जीतने का बात नहीं है, ये पब्लिक का वोटर लिस्ट में उनका जो राइट है वो राइट प्रोटेक्टेड रहे, यही हमारा लक्ष्य है। कुल मिलाकर एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास और चुनावी शुचिता की लड़ाई बन चुकी है। वहीं इस पूरे शोरगुल और सियासत के बीच चुनाव आयोग पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इस सियासी शोर में मतदाता के मुद्दे भी सुने जाएंगे या फिर ये विवाद अभी और गहराएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर, इस पूरी सियासत पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है बंगाल में एसआईआर क्यों बौखलाई ममता सरकार। इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो पूरी सियासत है एसआईआर को लेकर के, और ये आपने देखा कि चुनाव आयोग तक अभिषेक बनर्जी पहुंचे, दिल्ली तक जो यात्रा रही वो चुनाव आयोग से मिलकर आए। उन्होंने कहा हमारे 11 पॉइंट्स थे, जिनमें से ज़्यादातर पर हमको जवाब नहीं मिला। लेकिन ये किसने देखा? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, या ये कहा जाए कि चुनाव आयोग इस तरह से चर्चा नहीं करता कि वो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको इस तरह से जवाब दे। तो आज हमारा विशेष चुनाव बंगाल में एसआईआर क्यों बौखलाई ममता सरकार, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कौशल पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एहतशामुल हक साहब जो है वो टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो टीएमसी का पक्ष यहां पर रखेंगे। और हमारे साथ संजय सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में एहतशामुल जी आपके साथ करना चाहूँगा कि ये आपको क्यों लगता है कि वोटर्स का राइट जो है वो, क्योंकि आप लोग यही बात कर रहे हैं कि वोटर्स का राइट छीना जा रहा है। भाई एक एसआईआर का प्रक्रिया है, एक प्रोसेस हो रही है, पूरे देश में चल रहा है, आपके यहाँ भी चल रहा है। बिहार का एग्जाम्पल आपने देख लिया, जहां पर एक भी ऐसा वोटर लाकर खड़ा नहीं कर सके कि उसका वोट कट गया हो। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में इस तरह के सियासत, इस तरह का टकराव क्यों? निखिल जी, सबसे पहले नमस्कार। और दूरदर्शन टीवी चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई मेरी ओर से। जी, आपको भी बधाई, आपको भी शुभकामनाएं। जी। और सबसे बड़ी बात है एसआईआर को लेकर करके हमने अवेयरनेस 4 नवंबर से, आपने देखा होगा हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजपथ पर लाखों लाख के संख्या में रास्ते पे उतर कर करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा, चुनाव आयोग जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग है उनसे कहा
कि हमारे जो भी लीगल वोटर हैं, वैध वोटर है, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं निखिल जी, कि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन हम समझते हैं कि किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब केंद्र में बैठे हुए जो सरकार है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पिछले, आप कल भी हमारे 10 डेलीगेट, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है, बताते चलें थोड़ा। ऐसा क्यों लग रहा है कि दूसरे के इशारे पर काम कर रही है? भाई जो वैध, जब वोटर्स की बात हो रही है, एसआईआर की जो सारी प्रक्रिया है वो बार बार समझाने की लोगों को जरूरत नहीं है। जो लोग मृतक हो गए हैं, जो लोग मूव कर गए हैं, वो उसकी शुद्धता बरकरार की जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा। शुद्धिकरण हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले देश में 8 बार शुद्धिकरण का काम हो चुका है। इसलिए 2002 में लास्ट में हुआ था, इसका टाइमिंग हुआ करता था 2 साल का वक्फा, 2 साल का टाइमिंग हुआ करता था। लेकिन अभी 1.5 महीने के अंदर में एसआईआर, आज देखिए उस पीरियड में आज 4.5 करोड़ मतदाता था हमारे 2002 में, अभी 7.66 मतदाता हमारे पश्चिम बंगाल में है। तो इसके सबसे पहले समय की सीमा बहुत कम है, समय की अवधि बहुत कम है, नंबर 1। और नंबर 2, जो हम लोगों से यही कहा, हमारे चुनाव आयोग से, कल भी देखा होगा हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी ने हमारे मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की, तकरीबन 2.5 घंटा, 11 सवाल किए, लेकिन हमें किसी भी तरह का जवाब उत्तर जो मिला हमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने देखा होगा देश की जनता दरअसल देख रही है। देखिए, आप ये सारी बातें तो आप लगातार आप लोग कहते रहे हैं। ममता बनर्जी ने उतरकर विरोध किया, फिर एसआईआर का कागज स्वीकार कर लिया, फिर उन्होंने विरोध जो है वो जारी है। और विरोध किस तरह से जारी है कि वो सीओ से लेकर के और तमाम जो अधिकारी हैं उनको आतंकित करना, भयाक्रांत करना। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि उनके एड्रेस पूछे जाने चाहिए, उनका एड्रेस बताइए। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उनका एड्रेस लेकर आइए। ये सब किस तरह की राजनीति है? और आप कह रहे हैं कि हम जो है सीधे सीधे चल रहे हैं, हम तो लोगों का वोट ना कटे ये देख रहे हैं। देखिए निखिल जी, हमारे कहने का मतलब है हम लोग जो है, जो भी हमारे लीगल, जो मृतक है, जो स्थानांतरण कहीं और कर लिए हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, जो शिफ्टिंग कहीं हुए, उनकी वोट कटे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी देखिए 60 से विधायक जो एजेड हैं, उनको जो आप अभी बुलाया जा रहा है इसके लिए, ठीक है, तो उनको हम समझते हैं कि घर में जाकर करके चुनाव, ठीक है, जवाब ले लेते हैं कौशल पांडे जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कौशल पांडे जी। ये कह रहे हैं कि भाई जो पात्र मतदाता हैं उनके वोट ना कटे, इसीलिए सारा संघर्ष है। क्या ऐसा है? अच्छा, ये बात बताइए कि एसआईआर जो हो रहा है पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, और ये पहले ही कहे कि एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री सड़क पर उतर करके उसका विरोध की, तो फिर बीएलओ के साथ में तृणमूल कांग्रेस के बीएलओ 2 क्यों घूम रहे थे? तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जगह जगह कैंप क्यों बनाया गया? तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री सांसद एसआईआर का फॉर्म क्यों जमा लिए, क्यों लिए? जब वो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, ये तृणमूल कांग्रेस और उसकी सुप्रीमो, उस राज्य की मुख्यमंत्री, ये बंगाल की जनता को भ्रमित कर रही है और दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी करना है, दूसरी तरफ बीएलओ भी देना है, कैंप भी लगाना है। और एसआईआर में कौन बोला? चुनाव आयोग बोला है क्या कि जो भारतीय नागरिक है, जो वैध वोटर है, उनका काटा जाएगा, वोटर काटा जाएगा? जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनका वोटर काटेगा? जो मृत वोटर है उनका वोटर कटेगा? जो शिफ्टिंग हो चुके हैं उनका वोटर कटेगा? कहाँ चुनाव आयोग बोला गया कि जो हमारे वैध वोटर है उनका नाम काटा जाएगा? ये तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनकी मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके पार्षद, उनके कार्यकर्ता, सारे के लोग, सारे लोग जनता के बीच में पहुंच करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है। एसआईआर में जिसका नाम कटना है, जो भारतीय नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जो मृत वोटर, उनका नाम कटना है। इतना व्यथित क्यों है ममता बनर्जी? मुख्यमंत्री के कोई कुशल जी, कोई विधायक, एमपी, सांसद कोई भी नहीं। कुशल जी, ममता बनर्जी इतना व्यथित क्यों है? क्योंकि ये तो हम सब लोग देख रहे हैं कि वो चुनाव आयोग को भी धमकाने पर उतरी हुई हैं। जो उससे जुड़े हुए केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको धमकाना, बीएलओ को धमकाना, क्यों? आखिर वजह क्या है इसकी? क्या सचमुच घुसपैठियों को बचाना ही एकमात्र वजह है? मंत्री 2011 लेकर के आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। उन्हें मालूम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, चौरंगी विधानसभा है कलकत्ते में, 75,000 नाम कटा है।
75,000 वोटर, किसी का 4 ठो बेटा है, किसी के बच्चे का 10 ठो बाप है, किसी के बच्चे के 12 ठो बहन है, इस तरह से नाम था, उस नामों को काटा गया। यही दर्द है उनको कि जो रोहिंग्या वोटर है, जो अवैध वोटर थे, उनका नाम कट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तृणमूल कांग्रेस की होगी। जो फॉल्स वोटिंग होता था तो चुनाव के समय में गुंडों को दे करके, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा जो वोटिंग होता था, अवैध वोटिंग होता था, बूथ लूट होता था, इसी से होता था। यही वोट की वजह से मुख्यमंत्री टिकी हुई थी, उनकी कुर्सी हिल चुकी है। वो देख रहे हैं कि एसआईआर के बाद में जिस तरह से 2026 में भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत हो रही है, एसआईआर के बाद में हमारी सरकार गिर जाएगी, हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा दर्द इस राज्य की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हो रही है। ठीक संजय जी, नहीं तो आप बताओ ना, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, किसी राज्यों में इतना हलचल नहीं है। नहीं बिल्कुल वो देखा जा सकता है। ये सवाल मैंने पूछा भी था, लेकिन मैं संजय जी एक बात समझना चाहूंगा कि राजनीति में विरोध तो ठीक है और किसी लेवल तक आकर सड़कों पर प्रदर्शन करना वो भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से धमकाना, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है सिर्फ हमको लगता है एकमात्र ऐसा राज्य होगा अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जिसका रक्त रंजित इतिहास भी रहा है चुनावों का, और पिछले चुनाव में भी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, प्री इलेक्शन वायलेंस और अब चुनाव आयोग तक को धमकाया जाना, किस तरह की ये सियासत है और किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्योंकि ये इसका जो असर है बहुत व्यापक है। देखिए, वेस्ट बंगाल आप सही कह रहे हैं, अकेला ऐसा प्रदेश रह गया है जहां चुनाव के दौरान हिंसा और चुनाव के दौरान, चुनाव होने के बाद उससे भी खराब हिंसा, मतलब ये अद्भुत चीज है कि, लेकिन चलिए वेस्ट बंगाल कहते हैं कि ऐसे ही है, अभी भगवान करे आने वाले समय में परिस्थितियां बदले। बात एसआईआर की है, चलिए अभी वेस्ट बंगाल में ये लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, वो एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लिया जाए कि चलिए हाइपोथेटिकल लेवल पे शायद उनके जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दम है। बिहार में जैसे एसआईआर की घोषणा हुई तो बिहार में क्यों पहले से ही विरोध होने लगा, साथ में विरोध का सुर जो आया वो ममता बनर्जी का था। ओवर द इयर्स, सालों साल अपने एक अपना वोट बैंक बनाया है जिसमें घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा है और साथ में उसके साथ एक तुष्टीकरण की बात जुड़ जाती है। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी और बाकी चुनाव के बाद भी हिंसा इसलिए होती कि तुमने उसको वोट दिया, वो उसके साथ खड़े थे या बाकी इस तरह की चीजें थी, इस चीज का इरेडिकेशन होना जरूरी है। चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। आप उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर देना चाहते हैं जो दुनिया भर में प्रमाणित है और लगातार प्रमाण से वो चुनाव हो रहे हैं। वहां चुनाव बीएलओ कौन है? ये एसआईआर की प्रक्रिया कौन कर रहा है? स्टेट के ही कर्मचारी है ना, इलेक्शन कमीशन का अपना कोई कर्मचारी तो होता नहीं जी। स्टेट सरकार से कुछ केंद्र के और कुछ राज्य के, हुतायत राज्य के और केंद्र के जो होते हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं। वहां जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी तो मतलब वहां के सीईसी जो है वो भी तो वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। तो मुख्यमंत्री जब इतना अग्रेसिव पोजीशन पे चली जाएंगी तो एक तो उनके मन में स्वाभाविक तौर पे ही उनके मन में एक तरह का डर का माहौल आ जाएगा और साथ में आप ये कहेंगे कि आगे हम देख लेंगे, तो मतलब आगे सीधे तौर पर धमकाना होगा, सीधे धमकी देना होगा, जाना होगा। जी जी, गृहमंत्री तक को कह रहे हैं कि देश छोड़ के जाना होगा। तो एहताशामुल जी, एक चीज आपसे सीधे तौर पर सीधा सवाल ये कि आपको क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं कि नहीं, और अगर घुसपैठिए हैं तो उनको निकाला जाना जरूरी है या नहीं? उनको वोटर लिस्ट से ऐसे लोग जो पात्र नहीं हैं, वो घुसपैठिए भी हो सकते हैं, वो नॉन वोटर्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनको निकाला जाना जरूरी है कि नहीं? ये प्रक्रिया ठीक है कि नहीं? बिल्कुल निखिल जी, बहुत सही सवाल किए हैं आपने कि घुसपैठिया और बांग्लादेशी निकाला जाए कि नहीं। मैं उसका समर्थन हूं अगर इस तरह के घुसपैठिया अगर है और या बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है। सबसे पहली बात मैं आपके अगर नहीं है या नहीं, आपको क्या लगता है या नहीं? मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं वो सूची जारी करे कि 58 लाख लोगों में कितने रोहिंग्या और कितना समझ लिए कि बांग्लादेशी है, ये बात साबित करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, लेकिन एक भी रोहिंग्या नहीं नजर आया, एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं? चुनाव आयोग समझ लिए जब फाइनल लिस्ट दे रहे हैं 58 लाख लोगों में कैसे कैसे लोग हैं, एक भी सिर्फ घुसपैठिया। क्योंकि चुनाव आयोग तय नहीं करता,
चुनाव आयोग ये तय नहीं करता है कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है। अगर आप उसके मानक पर खरे नहीं उतरते हैं, आपके पास कागजात नहीं है, तो आप वोटर नहीं है। अगर मृतक की लिस्ट में नाम है और अगर मूव ऑन जो हो गए जो लोग, उनकी लिस्ट में नाम है, तो उनका नाम कट जाएगा। उसमें 58 लाख लोगों के नाम कटे, आप जाकर देख लीजिए, बस मैं वो तो लिस्ट जारी है। 58 लाख लोगों में कितने घुसपैठिया, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, ये सवाल तो आपसे पूछा गया है कि आप मानते हैं कि घुसपैठिया है या नहीं है। घुसपैठिया अगर हो पश्चिम बंगाल में तो निकाला जाए, मैं उसका समर्थन करूंगा, केंद्र सरकार को कहूंगा, चुनाव आयोग को कहूंगा। लेकिन 58 लाख लोगों में जो जो बोल रहे थे बार बार घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, कितना घुसपैठिया। एक सेकंड मेरी बात समझ लीजिए, एक सेकंड मैं आपको बोलना चाहता हूँ निखिल जी, एक 30 सेकंड का और बात दिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कुशल पांडे बड़े बड़े सपना देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। सपना देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन यहाँ सत्ता नहीं बना सकेंगे। चलिए ठीक है, वो अब ये बयानबाजी के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि कौन जीतेगा, वो तो जनता राज्य की तय करेगी। कम से कम उसका भी अपमान मत करिए, उसको तय करने दीजिए। कुशल पांडे जी ये कह रहे हैं कि दरअसल घुसपैठिए तो राज्य में है नहीं, क्योंकि जो लोग निकाले जाते हैं, जो 58 लाख की लिस्ट आई, उसमें चुनाव आयोग के इनके हिसाब से बताना चाहिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन बाहर का। बहरहाल मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इनका कहना है कि दरअसल घुसपैठिए नहीं है, ये केवल पात्र वोटरों को और खासतौर पर जो टीएमसी के वोटर्स हैं उनको निकालने की ये साजिश है। अच्छा, इनके पास कोई लिस्ट है क्या कि जो टीएमसी के वोटर उनका नाम काटा जा रहा है? ये तो कह रहे हैं कि रोहिंग्या नहीं है बाहरी, क्योंकि ये तो उनका वोटर आई कार्ड बना चुके हैं पहले से ही बनाए हुए, तो उनको तो रोहिंग्या मानते नहीं है, उन्हें तो भारत के नागरिक मानते हैं। भारत के नागरिक के ऊपर में क्या तृणमूल कांग्रेस का कोई स्टाम्प पैड है? जो स्टाम्प पैड लगेगा भारत का नागरिक हो जाएगा। चुनाव आयोग जिसे अधिकार देगा वो भारत का नागरिक होगा। चुनाव आयोग जिसका नाम काटेगा, जिसका पेपर नहीं पाएगा उसका नाम काटेगा। और ये अधिकार देने वाले कौन होते हैं? तृणमूल कांग्रेस के लोग। इन्हें तो बाहरी लोग रोहिंग्या नहीं लगेंगे, क्योंकि इनका तो वोटर है वो लोग। क्यों ममता दीदी पगलाई हुई? इसीलिए ना, क्योंकि इनके वोटरों का नाम काटा जा रहा है। कि वो हर जगह कहीं कहीं अशब्द भाषा यूज कर रहे हैं, गृह मंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, कोई अलग अलग भाषा यूज कर रही है। इसीलिए ना, क्योंकि इनकी जो रोहिंग्या वोटर है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, वो नाम कट जा रहा है। इन्हें लिस्ट, इन्हें मालूम नहीं है कि पहला लिस्ट जो जारी हुआ है, जिन लोगों का नाम काटा गया वोटर लिस्ट से, वही लिस्ट जारी हुआ है। लगता है इनके पास में लिस्ट नहीं पहुंचा है। चलिए इनके पास में ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और हम चर्चा को, मैं संजय जी के पास आना चाह रहा था। संजय जी, वक्त आज बस इतना है, अगली बार जब चर्चा में आएंगे अगले तो आपके साथ ओपन करेंगे। आज वक्त बस इतना है, लेकिन आप सभी का, संजय जी आपका और एहतशामुल जी आपका और कुशल पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई की मुहर। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में ग्राम पंचायत लोणी बुद्रुक में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए जनता के लिए जी राम जी योजना के लाभ गिनाए। भत्ते के लिए प्रावधान नहीं। पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। और सरकार ने 1 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन कुल 6.1% से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। दिसंबर 2024 में यह कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू खरीद बिक्री से जीएसटी राजस्व केवल 1.2% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं आयात यानी विदेश से आने वाले सामान पर जीएसटी कलेक्शन 19.7% से बढ़कर 51,977 करोड़ रुपए हो गए। दिसंबर में 31% ज्यादा रिफंड जारी किए गए, जो बढ़कर 28,980 करोड़ रुपए हो गए। और नए साल के पहले ही दिन देश के लिए एक भरोसा जमाने वाली तस्वीर, एक भरोसा जमाने वाली खबर सामने आई। दुनिया में जहां युद्ध, मंदी और आर्थिक अनिश्चितताओं का दौर है, आर्थिक अनिश्चितताओं का माहौल है, जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस पर अब भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक मुहर भी लग चुकी है। आरबीआई की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट क्या कहती है और भारत का आर्थिक भविष्य कितना सुरक्षित है, देखिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक हालात और भारत की स्थिति। दुनिया इस वक्त आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध का असर है तो कहीं वैश्विक व्यापार पर दबाव, तो कहीं महंगाई की मार। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आरबीआई की दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मांग में तेजी, महंगाई पर नियंत्रण और मजबूत बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक रफ्तार को सहारा दे रही है। आरबीआई का आकलन साफ है, भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर और भरोसेमंद बनी हुई है। बैंकिंग सिस्टम और एनपीए। रिपोर्ट का सबसे मजबूत पक्ष है भारत की बैंकिंग प्रणाली। आरबीआई के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी सशक्त है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और मजबूत नकदी है और ऋण गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट बताते हैं कि बैंक कठिन हालात में भी संभावित नुकसान झेलने में सक्षम है। एनपीए के मोर्चे पर भी तस्वीर राहत भरी है। सितंबर 2025 में सकल एनपीए घटकर 2.1% रह गया, जो कई दशकों के निचले स्तर के करीब है। अनुकूल हालात में यह मार्च 2027 तक 1.9% तक आ सकता है। आर्थिक वृद्धि और आगे की राह। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर भी भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जबकि दूसरी तिमाही में ये बढ़कर 8.2% हो गई। इस तेज रफ्तार को निजी खपत और सरकार के पूंजीगत खर्च का मजबूत सहारा मिला है। आरबीआई के मुताबिक आगे भी आर्थिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ताकत। भारत की आर्थिक मजबूती की बड़ी वजह है उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था। दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा हैं। लेन देन की कुल राशि बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी रोजाना औसतन 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल भुगतान हुआ है। आज देश में 70 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड हैं।
किराना दुकानों से लेकर गांवों तक डिजिटल भुगतान आम बात हो चुका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहर और गांव के बीच की दूरी को कम किया है और भारत को दुनिया के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देशों में शामिल किया है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आरबीआई का निष्कर्ष साफ है। चुनौतियां भले ही मौजूद हैं, लेकिन भारत उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक कपिला। अरे भाई, सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत से ऑस्ट्रेलिया सामान निर्यात करना अब सस्ता और सुलभ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में अब भारत के पहुंचने वाले सामान पर 0 सीमा शुल्क लग रहा है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाले निर्यात में तेज बढ़ोतरी की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अब और ज्यादा मजबूत हो रही है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए फैसले के तहत अब भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले सामान पर 0 सीमा शुल्क लग रहा है, यानी सामान भेजने पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं चुकानी होगी। दिसंबर 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ था। अब इस समझौते के 3 साल पूरे होने पर भारत से निर्यात पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया गया है। सीमा शुल्क खत्म होने से भारतीय उत्पादों की ऑस्ट्रेलिया में कीमतें प्रतिस्पर्धा में ज्यादा अनुकूल हो जाएंगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाले एक्सपोर्ट में 8% की बढ़ोतरी हुई। केमिकल, कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स के साथ ही पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न व आभूषण निर्यात में तेज वृद्धि देखी गई। वहीं फल, सब्जियों, समुद्री उत्पाद के अलावा मसाले और कॉफी एक्सपोर्ट में भी तेजी आई। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच रत्न और आभूषण निर्यात में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निर्यात बढ़ने से व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। वहीं अब सीमा शुल्क हटने से कपड़े, चमड़ा और इंजीनियरिंग के सामान के अलावा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। कम लैंडेड कॉस्ट से भारत में MSME सेक्टर का लाभांश भी बढ़ने की उम्मीद है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया जैविक उत्पादों पर परस्पर मान्यता व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे अनुपालन लागत में कमी आएगी। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है, जिसमें ECTA को एक मजबूत आधार के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सामान पर 0 सीमा शुल्क लगना मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और आर्थिक साझेदारियों को सुदृढ़ करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और देश स्वाधीनता के जयघोष वंदे मातरम के 150वीं स्मृति उत्सव को मना रहा है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने गुरुवार को आकाशवाणी द्वारा संगीत की विभिन्न शैलियों में प्रस्तुत 25 संस्करणों में से प्रथम 2 संस्करणों का डिजिटल लोकार्पण किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के आला अधिकारी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी के इस प्रयास से आम जनमानस तक उन्हीं की भाषा अथवा शैली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहुंचेगा, जिससे न सिर्फ लोग जागरूक होंगे बल्कि देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भी हो सकेंगे। भारत की अलग अलग संगीत शैलियों में इस गीत के, इस वंदे मातरम के 25 अलग अलग संस्करण बनाए जाने का ये एक निर्णय लिया गया और आज उसका शुभारंभ नववर्ष के दिन हुआ, जिसमें 2 वर्जन्स इस गीत के हमने आज जारी किए हैं। आने वाले दिनों में और भी शैलियों में हम इस गीत को अलग अलग वर्जन्स में तैयार करेंगे और मुझे विश्वास है कि देश के हर कोने के जो हमारे श्रोता हैं वो अपने क्षेत्र की संगीत शैली में इस गीत को सुनकर एक बार फिर और जोश के साथ और राष्ट्र प्रेम के साथ इस गीत के साथ जुड़ेंगे। और अब आइए नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित DRDO मुख्यालय पर 68वें स्थापना दिवस के मौके पर DRDO द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि DRDO द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई, जो संगठन की पेशेवर क्षमता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 100% भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी से 0 ड्यूटी लगेगी। इससे अधिक श्रम उपयोग वाले उद्योगों को फायदा होगा, साथ ही कई उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। गोयल ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट CECA के लिए कई देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रायपुर में कहा कि डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ अब अपनी नई पहचान बनाते हुए विकसित होने की दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लिहाजा पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार पर्यटन को लेकर काफी काम कर रही है। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की लिस्ट का आदान प्रदान किया। लिस्ट का ये लेन देन दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य एक दूसरे देशों के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के वेस्ट एंड ग्रीन फार्म्स में सुनील गुप्ता के घर और फार्म हाउस पर भी सर्च अभियान चलाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुनील गुप्ता ने पहले अमन कुमार को ऋण दिया था, जो इंद्रजीत सिंह का साथी है। ईडी की जांच के बाद अमन कुमार ने सुनील गुप्ता को बड़ी रकम स्थानांतरित कर अपराध की आय को छिपाने की कोशिश की थी। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने आज से एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों में 7.3% की कमी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली में ATF की कीमत 92,323.02 प्रति किलोलीटर हो गई है। देश की सबसे बड़ी सिटी गैस रिटेलर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बुधवार को दिल्ली और NCR में घरों में सप्लाई होने वाली पाइप वाले कुकिंग गैस की कीमत में 0.70 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कमी की है। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन चलते चलते आपको दिखाएंगे कि कैसे नए साल 2026 के पहले दिन देश भर गुप्ता के लिए प्रार्थनाएं की और धार्मिक स्थलों पर अपने आराध्य के दर्शन किए। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, सीकर के खाटू श्याम मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर, प्रयागराज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर, गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर, हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली के हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। नए साल के अवसर पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास पर पर्यटक ताजा बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम में पूजा अर्चना की, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रायपुर में राम मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने दिन की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्ड